हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द चैनल जहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्लास 11 के केमिस्ट्री का नीट और जेई वाला पोर्शन, जिसमें अब हम लोग पहुंच चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस तक। ठीक है। इसके अलावा भी मैंने बोला था मेरे भाई, अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं जहां केमिस्ट्री आता है और अगर आपके पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो आप इन वीडियोस में देखकर उसे भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो पिछली बार जहां हम लोगों ने खत्म करा था क्या था, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उस पे हम लोगों ने खत्म करा था। तो उसके बाद में जो हमारे पास में अगला टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये 5 लॉ हमारे पास में देके रखे हुए हैं। इन 5 लॉज को आज हम लोग समझेंगे और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट को। मिस बिल्कुल भी मत करना, बहुत 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 ही ज्यादा वो काम आने वाला है। ठीक है भाई साहब। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको ऐप की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर और भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में वहां आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। तो भाई मैं और ज्यादा क्या बोलूं, खुद विजिट करो और वहां पता करो क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक है भाई। तो चलो भाई, इसी के साथ में हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं जहां पर हम लोग पढ़ने वाले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। बाय मिस्टेक वहां एस हटा देना यार। ठीक है, ये गलती से ध्यान नहीं रहा। यहां पर क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, बचपन से ही हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बोला गया है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कन्वर्ट करते जाते हैं। ठीक है। ये लाइन आपने ज्यादा कहां सुनी होगी, एनर्जी के टर्म में। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो एनर्जी के टर्म में आप लोगों ने सुन के रखी होगी। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि श्री श्री एंटोनाइन लेवोजियर ने क्या बोल के रखा था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो जो हमारे श्री श्री एंटोनाइन लेवोजियर थे, उन्होंने हमको ये बोल के रखा हुआ था कि किसी भी अगर केमिकल प्रोसेस के ड्यूरिंग अगर आप मास की बात करते हो, केमिकल प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है, हमेशा जो मास होता है वो होगा कंजर्व्ड। ठीक है। मास कंजर्व्ड होना, इसका क्या मतलब होता है जरा समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि सपोज मैं कोई केमिकल रिएक्शन यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं। ठीक है। बहुत सिंपल सी के एग्जांपल के तौर पे केमिकल रिएक्शन लूंगा। वो है मेरे पास में 2H2 प्लस O2। ऑब्वियस बात है, इसके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा हमारे पास में 2H2। ठीक है, ये बहुत क्लियर सी चीज है। अब इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं, तो एक हाइड्रोजन का मास हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1 ग्राम। ठीक है। तो टोटल यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से इसका मास हम लोगों ने क्या मान लिया, 4 ग्राम। अगर O2 की बात करते हैं तो एक O के लिए कितना हो जाएगा, 16, और O2 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास में 32 ग्राम्स। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। अगर मैं H2O के कंबाइन मास की बात करता हूं तो कंबाइन मास कितना होता है इसका, 18 ग्राम होता है। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। तो ये लिख दिया मैंने 18 ग्राम। और कितने H2 हैं, ऐसे 2 H2 हैं, तो 2 × 18 ग्राम। अब यहां पर आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा, अगर मैं ओवरऑल रिएक्टेंट के मास की बात करता हूं तो रिएक्टेंट का मास कितना हो जाएगा, 4 + 32, दैट इज 36 ग्राम। और अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट का भी मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, 36 ग्राम। तो ये बोल के रखा हुआ है। और ये सारी कंडीशन एक आइडियल कंडीशन है। मतलब क्या होगा कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर के रिगार्डिंग ये प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है कि जितना मास आपका रिएक्टेंट में है 100% वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये होता है भाई हमारे पास में पहला लॉ, बहुत ही प्यारा सिंपल सुंदर सा, जिसके अंदर बोल के रखा है कि जो मास होता है किसी भी केमिकल प्रोसेस के रिगार्डिंग, वो क्या होता है भाई साहब, वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। ठीक है, जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना प्रोडक्ट साइड होगा। तो ये हो गई कहानी नंबर 1। अब अगर मैं बात करता हूं कहानी नंबर 2 या लॉ नंबर 2, जो कि बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो कि हमें दिया था श्री श्री जोसेफ प्राउस्ट ने।
तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोलता क्या है? बहुत सिंपल सी बात बोली गई है इसके अंदर। इसने ये बोला था कि सपोज अगर किसी एक मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल जितनी बार भी बनेगा तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे? डेफिनाइट प्रोपोर्शन पे होंगे, ठीक है, ये वाली कहानी होती है। और अच्छे से बोला जाए तो मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज अगर किसी भी मॉलिक्यूल को आप कंपोज कर रहे हो, उसे बना रहे हो, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? एक डेफिनाइट या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन पे होंगे, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। बस इतनी सी चीज। अब इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे अगर मुझे बनाना है वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है? H2O। अगर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर H2O प्रेजेंट होता है तो H2O हमेशा क्या होगा? 2:1 के रेशो में होगा। हाइड्रोजन का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 2, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। ये वाली कहानी रहेगी। अब देखो, अब आती है बहुत बढ़िया चीज। बहुत बढ़िया चीज में हम ये बोलते हैं कि अब ये जो H2 है, ठीक है, ये क्या है? वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर ये H2O तुमने किसी लेक में से ले लिया, या यही H2O तुमने किसी रिवर में से ले लिया, या यही H2O तुमने किसी वाटर बॉटल में से ले लिया, या फिर यही H2O किसी अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेज है वहां से ले लिया, तो चाहे कहीं से भी तुम वाटर के मॉलिक्यूल को उठाओ, उनका रेशो हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपोजिशन का 2:1 रहेगा। तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, कि एक बार कोई मॉलिक्यूल कंपोज करवा दिया गया, बना दिया गया, तो वो क्या होगा? हमेशा एक डेफिनाइट रेशो को ही कंटेन करेगा, चाहे उसके सोर्सेस कुछ भी हो, बनेगा तो सिर्फ उतना ही बनेगा। तो ये वाली कहानी होती है, ठीक। तो बस इतनी सिंपल सी चीज है। अब आते हैं हमारे तीसरे लॉ के ऊपर, जो कि होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये दिया गया था किसके द्वारा? ये दिया गया था हमारे श्री श्री जॉन डॉल्टन के द्वारा। अब ये जो जॉन डॉल्टन है, उन्होंने अपने इस लॉ के अंदर हमें ये समझाया था। जस्ट मिनट, जरा मेरा ही यार इमेज में सही जगह पर कर दूं, सही जगह पर कर दूं तो सही अच्छा लगता है यार। मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, मैंने शुरुआत से ही इसको इधर रख दिया था, जबकि मुझे कहाँ रखना चाहिए था? इसको यहाँ रखना चाहिए था। ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है भाई, चलो। हमारे पास में क्या है? तीसरा वाला लॉ है। तीसरा वाला लॉ हमारे पास में श्री श्री जॉन डॉल्टन ने दिया था, जो कि बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या बोलता है? जैसा नाम वैसा काम। यहां पर ये बोलता है कि सपोज किसी मॉलिक्यूल को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल के कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियस बात है मुझे मिनिमम 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे क्या हो रहा है? अभी मिनिमम 2 एटम की यहां पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 2 एटम की इस रिक्वायरमेंट से जब मैं यहां पर किसी मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो मैं ये बोलता हूं उसमें से एक टाइप का जो एटम होगा, उसका जो अमाउंट होगा वो होगा कांस्टेंट, और जो दूसरे टाइप का एटम होगा वो क्या होगा? अपने मल्टीपल प्रपोर्शन में होगा, ठीक है। ये वाली बात होगी, मल्टीपल प्रपोर्शन में होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पहले भी मैंने बोला है भाई, आम से ज्यादा मतलब रखो, गुठलियों से मतलब अभी कम रखो। गुठलियों से मतलब होगा बाद में जाके, जब हम लोग वहां पर फिर पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पेड़ लगाने की कोशिश नहीं कर रहे भाई, अभी हम खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पेट भर जाए। तो उस पेट भरने के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, वो बोलता है कि सपोज मिनिमम 2 एटमों के कॉम्बिनेशन से या 2 टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसमें से एक टाइप का जो एटम होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसकी जगह जो दूसरा वाला एटम होगा वो अपने मल्टीपल प्रपोर्शन में होगा। चलो भाई फटाफट देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो सपोज एक मॉलिक्यूल में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं N2O, ठीक है। इस N2O के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना है? 2:1। अब देखो यार, मैं चाहूं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एक और मॉलिक्यूल बना सकता हूं,
NO और यहां लगा दिया 2, रेशो क्या हो गया मेरे पास में 2:2। अब मैंने बात करी कि भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, N2O3, रेशो क्या हो गया मेरे पास में 2:3। अगर मैंने बना दिया N2O4 तो रेशो क्या हो गया मेरे पास में 2:4। और अगर लास्ट में मैं बना देता हूं N2O5 तो वो क्या हो जाएगा 2:5। अब देखो दो ही टाइप के एटम्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पर उनसे बनने वाले जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट हैं उन सभी में मुझे खास बात ये देखने को मिल रही है कि इन सभी के अंदर जो ये वाला है, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया, ये वाला जो नाइट्रोजन वाली जो वैल्यू है ना, वो नाइट्रोजन वाली वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये देखो 2 2, यहां पर भी ये 2 है, यहां पर भी ये 2 है और यहां पर भी ये 2 है। चीजें कौन सी बदली है, ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है वो आपके पास में क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन या बोला जाए सिंपल रेशो में 1 2 3 4 5। तो जब भी ऐसी कहानी आपको देखने को मिलती है तो ये क्या कहलाता है मेरे पास में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो टाइप के एटम्स को मल्टीपल तरीकों से बनाया जा रहा है या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में लॉ नंबर 3। अब अगर मैं बात करता हूं लॉ नंबर 4 की, तो भाई देखो लॉ नंबर 4 क्या था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और कंबाइनिंग प्रोपोर्शंस ऑफ वेट, जो कि दिया था हमें श्री रिचर्ड जी ने, ठीक है। अब देखो जरा इसके बारे में भी बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा हूं यार, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ कंबाइनिंग प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको अच्छा एक और नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। ये भी लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कल को मुझे बोलोगे कि सर आपने ये वाला तो बताया ही नहीं, इसका तो हम लोग रेसिप्रोकल के नाम से बोलते थे, ये पता नहीं आपने क्या बता दिया हमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। स्पेलिंग सही लिख दे भाई, रेसिप्रोकल, नहीं तो तुम ही लोग कमेंट बॉक्स में बोलो क्या, अरे सर क्या आपने तो इंग्लिश की स्पेलिंग, इंग्लिश में स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी, ठीक है भाई साहब। तो हमारे पास में क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल के हम इसमें भी क्या करते हैं, एटम्स को ले लेते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बहुत इजी चीज है। सपोज मुझे दो टाइप के एटम्स लेने हैं, ठीक है, तीन टाइप के, सॉरी दो नहीं, इस बार तीन टाइप के एटम्स होते हैं। तो मैंने यहां पर वो तीन टाइप के जो एटम है वो लेना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। ये तीन टाइप के एटम्स हमने ले लिए। अब मैं ये बात करता हूं कि मेरे पास में इन तीनों का मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये हम लोगों ने बनाना है, इनके बीच में एक ट्राइंगल, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां पे, ठीक। अब इनके कॉम्बिनेशंस करवाते हैं हम लोग। जब हम लोग इनके कॉम्बिनेशन करवाते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन में हमें क्या चीज मिलती है, अगर मैं हाइड्रोजन और सल्फर इनका कॉम्बिनेशन करवाऊं तो हाइड्रोजन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। और जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करवाना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पर H2O, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन या बोला जाए कंबाइनिंग प्रोपोर्शन ऑफ वेट या रेसिप्रोकल, तो इसके रिगार्डिंग आपको यहां पर इनके प्रोपोर्शन चेक करवा देता हूं। अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शन चेक करता हूं तो प्रोपोर्शन चेक करते टाइम पे हमारे पास अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2:1, सल्फर के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में भी क्या दिखाई दे रहा है, 2:1। अगर इनके मासेस का प्रोपोर्शन देखा जाए तो दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 और एक सल्फर का मास हो जाएगा 32, ये वाली कहानी हो जाएगी। सेम अगर मैं H2O की बात करता हूं तो यहां हो जाएगा 2 और यहां पर क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हमें रेशो तो समझ में आ गया कि ये कुछ इस तरह से चल रहा है। सेम अगर सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करवाया गया तो सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करने पर क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये वाला हमारे पास में फॉर्म हो गया। अब इसके फॉर्मेशन पे भी रेशो देख लेते हैं। तो जब हम लोगों ने रेशो देखा तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 2:1 ये आ रहा है, ठीक है। ये वाली कहानी चल रही है। अगर यहाँ पर ये 2:1 आ रहा है, अगेन मास चेक करते हैं,
यहां पर हो जाएगा 32 और यहां पर भी क्या हो जाएगा 32। ये वाली कंडीशन बोल के रखी गई है। अब ये वाला जो लॉ है वो स्पेसिफिकली आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि जब कभी भी इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते समय हमारे पास में जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंपल रेशो में होते हैं। जैसे यहां दिखाई दे रहा है ना, यहां सिंपल रेशो 2:1 का बन रहा है, यहां पर भी 2:1 का बन रहा है, और यहां पर भी। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया, कोई बात नहीं, सही कर दिया, 1:2, ये वाली कहानी कर दी। तो ये जो इस तरह से कॉम्बिनेशन करवाया है तो यहां पर वो वाली कंडीशन हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर मासेस की बात करते हो तो अगेन मासेस में भी सेम रेशो आपको देखने को मिलता है। किस तरह से, देखो सल्फर यहाँ 32 है सिंगल पार्ट, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है डबल पार्ट, और उसका मास भी इक्विवेलेंसी में कितना आ गया है 32 आ गया है। तो इस तरह की कुछ कहानी होती है, इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या फिर बोला जाए हमारे पास में तीसरा वाला नाम क्या बोला गया था, कंबाइनिंग प्रोपोर्शन ऑफ वेट, ये कहा जाता है। तो बस भाई इतनी सी चीज होती है। अब आपके पास में आता है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 या लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 जो था वो हमारे पास में क्या है, गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ओ डबल एफ नहीं है भाई, ऑफ बंद वाला ऑफ नहीं है, ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये वाली कहानी है, ठीक है। अब देखो इसके साइंटिस्ट का नाम तो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, वहां नाम में लिखा हुआ गेलुसेक। गेलुसेक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था, इस लॉ को हमें दिया था, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने भी बात वही बोली, अगर आप गैसों को आपस में कंबाइन करते हो तो गैसों को आपस में कंबाइन करने पर उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास में एक सिंपल रेशो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा सिंपल रेशो में प्रेजेंट होते हैं, इन द सेंस मतलब क्या, कि अगर मैं बात करता हूं N2+3H2 से हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, या फिर मैं बात करता हूं H2+Cl2 से हमारे पास में 2 मोल्स ऑफ HCl बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस, सभी गैस है हमारे पास में। अगर ये सभी हमारे पास में गैस फॉर्मेशन पे होते हैं तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे सपोज क्या है 1 मोल्स ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन गैस रखी गई है, तो मान लेता हूं सपोज इसका वॉल्यूम है 1, इसका वॉल्यूम है 3, और इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 2, इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 1, और इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है 2। तो अगर मैं इनके वॉल्यूम्स का रेशो देखूं तो वो रेशो क्या निकल कर आ रहा है, 1:3:2, 1:1:2, ये वाला आ रहा है। तो बस इतनी सिंपल सी चीज है, यहां बस आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि जो रेशोज हमारे पास चल रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सिंपल नंबर्स में होने चाहिए, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास में बोला जाए वो P/Q के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, सिंपल प्यारा सा सुंदर सा नंबर अपने पास में आना चाहिए। तो ये थे हमारे पास में 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और पहले मैंने बोला था यहाँ पर हम सिर्फ आम खाने की बात कर रहे हैं, गुटलियां गिनने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुम लोगों का इंटरेस्ट गुटलियां गिनने में तो भैया ऐप प्रेजेंट है, ऐप पे जाओ, ऐप पे जाके वहां खुद को साइन अप करो, साइन अप करने के बाद वहां पर तुम्हें आम भी मिलेगा, गुटली भी मिलेगी, और गुटली से पेड़ लगाना भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद में हम अगला लेक्चर जो अपलोड करेंगे वो होने वाला है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक। तो बस मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।